सभा की। महाराष्ट्र में कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और एमआईएम की क्या भूमिका है? एक किस्म के मुद्दे तो हर जगह पर नहीं हो सकते हैं। बीएमसी में अलग होंगे। भाई सब बाहर निकलो, जो मीडिया वाले नहीं है 2 मिनट बाहर हो जाओ। जो मीडिया के लिए बाहर जाइए, चलिए कहीं बाहर जाइए, कुछ जरूरत नहीं। जनता के मसाइल इशू होते हैं। बीएमसी में अलग मसाइल है, फिर बीएमसी में अगर आप किसी विधानसभा में गए तो वहाँ पर मुख्तलिफ मसाइल रहते हैं। फिर अमरावती में अलग है, औरंगाबाद में अलग है, मालेगांव में, झुलिया में, ऐसा है। मगर बुनियादी चीज़ ये है कि जनता के लिए जो बेसिक सिविक कम्युनिटीज़ का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं है। चाहे साफ पीने के पानी का मसला हो, सीवरेज लाइन हो, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हो, स्कूल्स की जरूरत है, अस्पताल अगर है तो वहाँ पर दवाएं डॉक्टर नहीं है या क्लिनिक्स नहीं है, और फिर जो फंड आता है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। तो सब मोटा मोटा ये चीज़ें हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और आवाम के दरमियान हो जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ये जो अलग अलग गठबंधन हो रहे हैं और अलग अलग गठबंधन टूट रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेशन के लिए ठाकरे बंधु एक हुए, कुछ जगहों पर जो 3 पार्टियों की सरकार चल रही है, पिंपरी चिंचवड़ में वो एक साथ नहीं लड़ रहे हैं, कई शहरों में, कई महानगर पालिकाओं में एक साथ नहीं लड़ रहे हैं। तो जो विचारों की लड़ाई के रूप में ये चलकर मिलकर क्या विचार है? सही नहीं, इनका सब धोखा दे रहे आवाम को, सत्ता के लिए धोखा दे रहे। आप झुलिया में देखिए, गोली चल गई वहाँ पे, तो सत्ता शेयर कर रहे महाराष्ट्र में और उन्हीं का एक आदमी दूसरे अपने अलाई के ऊपर गोली चला दिया, तो इनके उंगली काट दिया और एक दूसरे पर एक कोई ये बोल रहा, कोई बोल रहा कि तू चोर है, तो बोल रहा कि तू बड़ा चोर है। तो ये लोग मजाक बना रहे ना जनता का। और जनता इस बात को देखे कि जब महाराष्ट्र में सत्ता में बैठना है तो सब एक हो जाते, और जब चुनाव आता आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो आइडियोलॉजी या कमिटमेंट नाम की तो कोई चीज़ नहीं रही। अब 2 एनसीपी है, टुडे क्यों, फिर मिल रहे क्यों? तो ये एक मजाक, आप पब्लिक का मजाक उड़ा रहे ना। तो इसलिए जनता इन चीज़ों को देख रही है और इन चीज़ों का आज नहीं तो कल इनको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि शरद पवार भी आगे चल के कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद एनडीए में जाएंगे? शरद पवार साहब का राज्यसभा टर्म कब तक? मार्च, दूसरे मार्च। हाँ, उसके बाद उनके पास ताकत कहाँ है? उनके अलायंस में इतने एमएलए कहाँ हैं? अगर वो जाते हैं तो कैसे जाएंगे? ये तो उनको पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए लोगों को। उत्तर देते मीडिया के सामने आ रहे हैं। नहीं, अगर वो दोबारा राज्यसभा जाएंगे पवार साहब तो कैसे जाएंगे? नंबर चाहिए ना, मुझे पता चल जाएगा आपको। क्या बोलते तमाशा होगा। देखिए, किसी समय आपके ऊपर एक आरोप लगता था कि आप भाजपा की बी टीम है, लेकिन सीमांचल में आपने सिद्ध कर बताया, वहाँ पे 3 साल तक आप सीमांचल में और बिहार में आप लगे रहे और आपने सीमांचल में 25 में से 5 सीटें काबिज की। तो महाराष्ट्र पर आपका ऐसा विशेष प्रेम थोड़ा सा कम हो गया ऐसा लगता है? चुनावी सभा के समय भी आप आते हो? नहीं, मेरे बुजुर्ग जो है तो नांदेड़ से है। और नांदेड़ तो अलग था, वो महाराष्ट्र का हिस्सा है। ऐसा कोई प्रेम में कमी नहीं आई और हम जिससे प्रेम करते तो प्रेम में कमी नहीं करते, बल्कि प्रेम बढ़ते रहता। और आज भी वही हमारी मोहब्बत है। और किसी सरजमीन से जो लोग हमको चाहते हैं, जो लोग हमको वोट डालते हो, ना सिर्फ वोट भी डालते हैं बल्कि हमारे लिए दुआएं भी करते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, मगर वो बराबर एमआईएम के प्रचार में, एमआईएम की कामयाबी के लिए लगे हुए रहते हैं और इल्ज़ाम लगते रहता है। हमको उसकी कोई फिक्र नहीं है।
ये बताइए कि बगैर लड़े अगर 69 कॉर्पोरेटर जीत जाते तो फिर कौन जिताएगा? बांग्लादेश नहीं जाएगी इंडियन टीम, ये अभी क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, पहलगाम का इतना बड़ा हमला हुआ, हमने पानी जो वर्ल्ड बैंक की ट्रीटी थी उसको हमने अबेयंस में रख दिया और हमने कहा कि हम पानी नहीं देंगे। ट्रीटी को हमने अबेयंस में रख दिया और उसके बावजूद भी हम एशिया कप में खेले। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो एक बांग्लादेशी मोहतरमा भारत में है, उनको क्या बोलेंगे आप? भारतीय बोलेंगे, उनको भी भेजाइए, उनको रखने की क्या जरूरत। तीसरी बात यह है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, जिसका मैं मेंबर हूं, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाता हूं, उसमें रिपोर्ट में लिखा गया जो पार्लियामेंट में पेश की गई, उसको आप पढ़ सकते हैं। हमने कहा कि 1971 के बाद, बांग्लादेश के बनने के बाद, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है, क्योंकि हम लोग 1100 किलोमीटर का लैंड का बॉर्डर है और पानी का भी बॉर्डर हम शेयर करते हैं उससे, और वहाँ पर चीन एक एयर स्ट्रिप बना रहा है जो भारत के बॉर्डर के करीब है। वहाँ पर पाकिस्तान के ISI के लोग आ चुके हैं। तो इन चीजों को भी हमको गौर से देखना है। चौथी बात यह है कि हम टीम को नहीं ले जा रहे, फिर हम 120 करोड़ रुपए 2025 के बजट में बांग्लादेश को दिए नहीं दिए, ग्रांट एंड एड बोलते हैं। 1160 करोड़ 1160 मेगावाट का पावर हम बांग्लादेश को दे रहे हैं। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने $8 बिलियन का LOC दिया है, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है उनको। ये सब चीजें हैं। अब फिर आखिरी बात यह है कि साउथ एशिया में हमारा दोस्त कौन है, ये मोदी सरकार बताए देश को। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, 2 ही मुल्क हमारी फुल ताईद में करे, एक तो बदबख्ती है वो इजराइल, दूसरा तालिबान। तो ये बांग्लादेश की स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर जयशंकर साहब जाकर वहां के प्राइम मिनिस्टर की, एक्स प्राइम मिनिस्टर डेथ हुई तो जाकर पुरसा देकर आए, ताजियत किए। ये बात बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश में हालिया दिनों में एक हिंदू बांग्लादेशी को मारकर उनको जला दिया गया। ये सब चीजें हो रही हैं वहां पर, मगर हमको ये भी देखना है कि बांग्लादेश को हम स्टेबिलिटी को देखें, और हमारे लिए खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। सर मुझे बोलिए कि अपनी सहूलियत, राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से ये सब कुछ होता है क्या? क्योंकि जब पाकिस्तान ने जब हमला किया था तो उस वक्त तो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने की बात की थी, लेकिन खेले ना, एशिया कप में खेले ना जाके, सिर्फ जगह बदल दी, खेले लेकिन नहीं खेले। ये क्या भाई कि खेल तो रहे ना भाई, खेलने से तो पैसे मिल रहे हैं उनको, उनसे हम खेले तो टीवी राइट्स आते हैं। टीवी राइट्स कितने अच्छे खासे आते होंगे, जो भी आते हैं, मगर हम एक तरफ टीवी राइट्स की आप बात करेंगे और एक तरफ जो हमारे 19 लोगों को पहलगाम में उनका नाम पूछकर उनकी फैमिली के सामने उनके सर पर मिलिट्री स्टाइल में उनका एग्जीक्यूशन हुआ, तो सवाल ये पैदा होता फिर उन लोगों की जान की कीमत क्या लगाएंगे? जो टीवी राइट्स है उतनी है या उससे कम है या उससे बढ़ के है? तो हम लोग एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हो, यहाँ की एक्स पार्लियामेंट मेंबर नवनीत राणा ने एक मौलाना द्वारा 15 मुसलमानों द्वारा 15 बच्चे 19 बच्चे पैदा करने की बात पर जवाब दिया था कि हिंदुओं ने भी मौलाना क्या बोले ऐसा मौलाना कुछ
हाँ, उसी के ऊपर में नहीं, मौलाना कुछ बोले। वो पाकिस्तान नहीं, मौलाना ये बोले हैं कि हमें 19 बच्चे हुए हैं, मेरी 35 बच्चे तक पैदा कर लिए। उन्होंने पैदा करे ना, हाँ, उसके ऊपर नहीं, में- ये एक मिनट है, जी। 19 पैदा करे, जी। तो इन्हों क्या बोले? वो इन्होंने बोले कि हिंदुओं ने भी 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। अरे जबकि करो ना भाई, तुम भी करो, सब करो, इसके कौन ऊपर रोक रहा आपकी आपको? जाति राय क्या है? मैं तो 6 पैदा करा, जी। आप भी करो, कौन बोल रहे? आपको कोई रोक टोक है क्या? एक बात समझिए, हमारे तेलंगाना में 2 दिन पहले एक बिल पास हुआ। हमारे पास जैसे महाराष्ट्र में कानून 2 बच्चे रहे तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते म्यूनिसिपैलिटी, हमने कानून पास के निकाल दिया उसको। और आज से 8 दिन 10 दिन पहले आप जाइए, मोहन भागवत चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे करो ना भाई, कौन रोक रहा है तुम्हारे को? आप करिए, कोई तो उस पर तो रोक टोक नहीं है। और हमारा जो टीएफआर रेट बहुत गिर चुका है, और सबसे ज्यादा टीएफआर रेट गिरा है मुसलमानों का, मगर हिंदू धर्म के बराबर नहीं हो, वो हो जाएगा। कल तक ये बोला जाता था कि मुसलमान की इतने बच्चे पैदा कर रहा है कि पॉपुलेशन इनका ओवरटेक कर लेगा हिंदू धर्म के लोगों को, वो नहीं होगा। हिंदू धर्म का पॉपुलेशन, एक्सपर्ट्स बोलते कि 24 में ना तो 69-70 में वो स्टेबलाइज होगा, और मुस्लिम धर्म का पॉपुलेशन भी 21,012 में जो नंबर एग्जैक्टली है वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। जब स्टेबलाइज हो जाएगा, हमको सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है कि आज से 25-30 साल के बाद कम से कम 15%, शायद 15% एजेड पॉपुलेशन होगा, और एजेड पॉपुलेशन होगा तो उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एजेड पॉपुलेशन होगा तो खर्चा बढ़ेगा, वो बीमार होते हैं, किसी के पास रहते हैं, तो इसकी तैयारी हम नहीं कर रहे भाई। जब अगर 130-33 करोड़ में 10-12% अगर एजेड पॉपुलेशन होगा तो आप बताइए कितना इकोनॉमिकली हमको। आज हमारा देश दुनिया में नहीं, सबसे नहीं। युवा देश कहलाया जाता है। हाँ, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है और 20-22 साल रहने वाला है, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलती है, और 20-22 साल रहने वाला है। और इस 20-22 साल में भारत को अगर सुपर पावर बनने का अच्छा चांस है, मगर हम क्या कर रहे हैं, उन नौजवानों को बजाय स्किल देते, नौकरी देते, उनको पढ़ाते, उनको सही राह पे दिखाते, हम बोल रहे बेटा तू गौरक्षक बन जा, बेटा तू मार उन लोगों को, तू क्रिसमस के सेलिब्रेशन में घुस जा, तू ये करो। अरे इससे क्या होने वाला है? तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कि विश्व में किसी के पास नहीं है, सिर्फ भारत के पास है, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपने कल भिवंडी की सभा में मुसलमानों के इलिटरेट होने का, शोषित होने का, इस आजाद हिंदुस्तान में अब तक पिछड़ा होने की बात कही है, और उसके लिए आपकी मजलिस का एक सिद्धांत है कि आपकी मजलिस में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात करते हो, सामूहिक जिम्मेदारी की। तो मुसलमानों के इस पिछड़ेपन का सामूहिक जिम्मेदार आप किसे मानते हो? जितने लोग, जितनी पार्टियां सत्ता में थी, वो सब जिम्मेदार है। देखिए, अगर आप, मैं बोल रहा हूं, आप किसी भी मुस्लिम इलाके में चले जाइए, चाहे वो सबसे गरीब इलाका हो, और उनको आप जाकर पूछिए कि भैया आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते, तो बोलेगा यस। कहां तक पढ़ना चाहेंगे? तो बोले जहां तक बच्ची पढ़ेगी पढ़ाना चाहूंगा। बेटे को पढ़ाना चाह रहे, बोले हाँ पढ़ाना चाह रहा हूं। दिक्कत कहां थी, परेशानी कहां थी? पैसे नहीं है उसके पास। और अगर आप एक कुंडू कमेटी को रिपोर्ट इस सरकार को दी गई 2015 अक्टूबर में, उसमें प्रोफेसर कुंडू साहब ने मुसलमानों के बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है या ड्रॉप आउट है, उसकी महम वजह बताई कि फाइनेंशियल उनके पास कैपेसिटी नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने की। आप स्कूल खोलिए ना, कौन रोकता आपको? आप स्कूल खोलिए, स्किल सेंटर्स खोलिए। तो जितने भारत में मुसलमानों की आज जो तरक्की हुई है एजुकेशन वाइज और इकोनॉमिकली, जो भी अपलिफ्टमेंट हुआ, उसमें कौन सी पार्टी का रोल है बताओ मेरे को? ये हम खुद कर रहे हैं। या तो उन्हें बेचारा पेट काट काट के अपनी औलाद को पढ़ा रहा है,
या फिर वो जो भी छोटा मोटा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मुसलमान है, ये तो आपका डेटा है भारत सरकार का। और आखिरी बात यह है कि एक स्टडी हुई, इंटरनेशनल स्टडी, जिसमें बताया गया कि अगर आपके दादा 100 रुपए कमा रहे थे तो आप अभी 150 रुपए कमा रहे। इसमें हर धर्म के, हर जात के लोग डेवलप करें। अगर कोई नहीं करा तो मुसलमान नहीं करा। अगर मेरे दादा 100 रुपए कमा रहे थे तो मैं उससे कम कमा रहा हूं अभी। ये भारत का स्टडी है। ड्रॉप आउट रेट में दलित के बराबर हमारा मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट हो चुका है। लेकिन इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं, नहीं, बराबर जिम्मेदार है। मैं नहीं, सुनिए, मेरे मुकम्मल कर दिए। बराबर जिम्मेदार है, मगर अगर आप गवर्नमेंट में है और आपके पास पूरा बजट है, रिसोर्सेज है, आप क्या कर रहे? क्यों स्कूल नहीं खोलते आप? क्यों स्कूल नहीं खोलते? आप शराब खाने खोलते, आप पुलिस स्टेशन खोलते, दो चीज बराबर खोलते आप। और आप इल्जाम लगाते नहीं मदरसे को जाते। अरे भाई, सच्चर कमेटी ये बोलती कि मदरसे को भिजाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे बेटा बेटी जो है इस्लाम को सीखे और उस रिलीजन को समझे, उसके मौलाना बने, स्कॉलर बने। उसका और एक और रीजन ये है कि उनके तरफ में स्कूल ही नहीं है, तो लिटरेट तो हो जा रहा कम से कम जाकर वो। लेकिन ओवैसी साहब, ये सियासती रूप में 75 वर्षों में मुसलमान कभी भी किसी भी एक झंडे के नीचे नहीं आया, फिर वो मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, अलग अलग कांग्रेस हो। आपकी एमआईएम के पीछे आप हैदराबाद से निकल के म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए अमरावती तक आते हो, और आपके ऊपर मुसलमान इल्जाम लगाता है कि आप भाजपा की बी टीम। अरे कोई बात नहीं ना, देखिए, अरे इश्क है, ये मोहब्बत है, होता। आप जवानी में इश्क करे नहीं करे? इतने लोगों के सामने नहीं बताऊंगा। मैं तो बता रहा हूँ, मैं इश्क कर रहा हूँ ना, ये इश्क है ये। अब हैदराबाद, आप अमरावती बोल रहे, मैं तो सीमांचल चला गया। आप मुसलमानों का अपने आप को अभी फिलहाल नहीं मानता हूँ, कुछ भी नहीं मानता हूँ, सबसे बड़ा नेता नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। नहीं, मैं नेता ही नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि मुसलमान नेता बने। मेरा मकसद है कि मैं बन जाऊं। मेरा मकसद वो सारी क्वालिटी है। अरे कौन बोले आपको है? आप सुनिए, आप मेरे घर को आइए, आपको मालूम होता है मेरी क्वालिटी क्या है। मेरी क्वालिटी है नहीं, मालूम होता है क्वालिटी नहीं। ऐसा देखिए, सीरियस हमारा मकसद ये है कि मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप बनना चाहिए। भारत में हर समाज की, हर जात की एक लीडरशिप है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में 11 साल में मैं देखा 3 मरतबा ऐसा छाती को मार के बोले सबसे बड़ा ओबीसी का नेता मोदी है। अगर कोई उसमें जब वो बुरी बात नहीं है तो ये बुरी बात कैसे हो जाती? तो एक इससे मालूम ये होता कि कोई भी नहीं चाहता कि भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप बने। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मानना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सही कहा था कि अगर इख्तिदार या पावर से तुमको फायदा उठाना है तो तुमको वो ताले खोलना पड़ेगा, और ताले खोलने की चाबी तुम्हारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई आप ही क्यों बोल रहे, दूसरे भी तो मुस्लिम नेता है उन पार्टियों में। उसका जवाब भी आज से 70 साल पहले बाबा साहब बोल दिए कि हाँ रिजर्वेशन है दलितों के लिए, मगर वो पार्लियामेंट में, असेंबली, विधानसभा में जाके मुंह कब खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना है। तो ऐसे बहुत है, बेचारे खामोश बैठे हुए हैं। तो हम ये चाह रहे, हमारी कोशिश है। और कोशिश कहाँ पर कम पड़ रही है जहाँ मुस्लिम लीडरशिप नहीं निर्माण हो रही है? लगभग 75 साल देखिए, ये इलेक्शन ग्राउंड की लीडरशिप को पैदा करेगा। ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। तो विधानसभा से इंपॉर्टेंट ये इलेक्शन है क्योंकि जमीनी सतह से जो लीडर यहां से उभरेगा और वो सही काम करेगा, तो हो सकता है कि मैं दुनिया में ना रहूं, वो ऊंचाइयों पर लेकर जाए। ऐसे 15-20 महाराष्ट्र में लीडर पैदा हो गए, और होते यही इलेक्शन से होते। सीरियस नोट में मेरा प्रश्न, नहीं सीरियस ही बोल रहा हूं मैं। फिर से मेरा प्रश्न वही है, आपका अपने आप को मुसलमानों का नेता नहीं मानना, ये मुसलमानों के प्रति अन्याय नहीं होगा भविष्य में? बिल्कुल नहीं अन्याय, क्यों अन्याय होगा? बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। नहीं, आप जैसा व्यक्ति अगर मुसलमानों का नेता अपने आप को नहीं मानता नहीं मानता तो हूं कौन मानेगा? अरे अब हम बनाएंगे ना, हम कोशिश करेंगे, जनता बनाएगी इंशाल्लाह, वो बनेगा, लीडर बनेगा, कायद बनेगा,
और करेगा, कोशिश कर रहे हैं। 100 साल हो गए MIM को। 100 साल नहीं हुए अभी। 60 में पहला कारपोरेशन शायद लड़ी थी। 1900 नहीं, 1960 हमें पार्टी का शुरुआत हुई 1957 में, और उसके बाद 60 में पहला चुनाव। मैं 60 में पहला चुनाव लड़े म्यूनिसिपल इलेक्शन का। मैं 57 में हमारे मरहूम दादा को अरेस्ट कर ली थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, जब नीलम संजीवा रेड्डी CM थे। 11 महीने उनको जेल में रखे। आज लोग बोलते कि किसी का अकाउंट सीज हो गया। हमारे घर में उस वक्त हमारे अकाउंट भी सीज हो गया था, क्योंकि उस जमाने में पानी की पाइपलाइन नहीं थे। उस जमाने 57-55 की बात कर रहा हूं, तो पानी आता था एक बाउली से, वो पानी को ही बंद कर दिए थे। और हमारे घर को कोई रिश्तेदार भी आके मिलने से डरते थे। ये 65 सालों में तो- आपकी पार्टी का जो सफर हुआ, उससे आप सेटिस्फाइड है? नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैंने अगर आप देखेंगे तो जब से मुझ जैसे बेकार आदमी पे जिम्मेदारी पड़ी है, तो मैं और कुछ और हासिल करना चाह रहा हूं। मगर कोशिश है, देखिए कोशिश की हद तक अगर आप बोलेंगे तो हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं। कितनी चीजों को हासिल करा तो मैं बोलूंगा हाँ, उसमें कमी है। माने मेरे लिए नहीं, बल्कि ओवैसी हमारी साहब, पार्टी आप के लिए। मोदी जी को मोदी कब बोलोगे? क्या मोदी बोलते हैं और क्या नहीं, आप बोलते हैं? मोदी बोलते हैं हमको। हाँ? मोदी बोलते हैं, मोदी। अरे मेरा बोलने का तलफ्फुज ऐसा है तो मैं क्या नहीं, करूं? तलफ्फुज़ में आप तो मैं कि मेरा मैं कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा देश नहीं, को? मैं बोलता हूँ ना उनको, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए उनके सामने बोलता हूँ। आपको तकलीफ क्यों हो रही? वो देश के प्रधानमंत्री है। अरे बराबर है। अच्छा, आपके खिलाफ आज तक ED का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? अरे मैं जिस दिन पावर में आ जाऊंगा तो होऊंगा। आप तो पावर में हैं। कहाँ पावर मिनिस्टर बना मैं? आपके पीछे लाखों जनता है, हाँ आपकी बात सुनी जाती है। हाँ तो मैं क्या मिनिस्टर बना? मैं क्या बोला कि मैं क्या कोई इरिगेशन के स्कैंडल मेरा नाम आया? नहीं, ये हाँ, मैं ये बोला। और देखिए एक बात सुनिए, हम पर भी बहुत सी चीजें होती हैं, मगर हम में और दूसरों में फर्क ये है कि हम अल्लाह के सामने रोते, हम दुनिया के सामने आके नहीं रोते। हम आपके छोटे भाई साहब और नवनीत राणा का विशेष प्रेम है, उनको कब भेज रहे हो अमरावती? यार आएंगे, उन्हें क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? सर, संभल में 2 मस्जिद गिरा है, एक दरगाह भी गिरा है, बुलडोजर चला रहे हैं। क्या यही सब कुछ मदरसों पर भी कार्रवाई हो रही है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो आपको मुबारकबाद दूंगा मैं योगी आदित्यनाथ सरकार को कि माशाल्लाह से उनके जहन में एक इन्वेंशन आया। उन्होंने एक नई चीज इजाद की, फोन के जरिए से किसी के पीठ पर रख दिया तो फोन बोल रहा है इन्हों बांग्लादेशी है, इन्हों भारत के। तो मुबारकबाद देता हूं उनको मैं। ऐसा भाई, माने DRDO को तो DRDO वाले साइंटिस्ट जो जिंदगी इसरो वाले परेशान हो गए होंगे, सर को हाथ लगा के बैठे होंगे, ये कहां से योगी ने निकाला है कि फोन के जरिए से पीठ पे लगा दो और पीठ बोलेगा कि बांग्लादेशी है या भारत का है। क्या बात है ना। माने हमारे रिलीजन में समझाते हैं कि हमारा जो रिलीजन का नॉलेज है, वो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि सीना ब सीना फैलता। यहाँ तो पीठ से मालूम हो रहा है भारत का है या किधर। सर, अभी सियासत, महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव शुरू है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जाहिरनामा जारी किया है, जिसमें कहा है कि वोट चोरी के बाद अब जो है उम्मीदवार चोरी की बातें हो रही है। क्या लोकतंत्र को ये धोखा नहीं है? देखिए, अगर कहीं पर डराकर, धमकाकर, पैसों से खरीद कर अगर किसी को वहां पर अनअपोज कोई इलेक्शन हो रहा है, तो वो यकीनन हमारी लोकशाही के लिए बड़ी खतरे की बात है। एक बड़ा काम किया था केवल इस मुस्लिम इलाके में, यहाँ की 1.5 लाख पॉपुलेशन में गवर्नमेंट ने यहाँ चित्रा चौक से लेकर इतौरा बाजार उड़ान पुल बनाया था। मैं काफी लोकल मुद्दा पूछ रहा हूँ, वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोकल इश्यू उठा रहे हैं। पिछले 9 सालों से प्रलंबित है, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने डेडलाइन दी थी 31 दिसंबर तक बनना चाहिए, वो डेडलाइन में समाप्त हो गई। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हम हमारे कॉर्पोरेटर जीतेंगे, जीत के ताकत दिखाएंगे, जो डेमोक्रेसी अलाउ करती है वो करेंगे। ओवैसी साहब, आपने देश के मुस्लिम नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कभी कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, किसको लेके आएंगे बोलो आप? अलग अलग पार्टियों के जो नहीं, हाँ देखिए, आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब है, केरल में और पूरा मुस्लिम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML है, और किसी हद तक IUML तमिलनाडु में भी है। तो अब IUML के MPs 3 हैं। हम लोग तो कोऑर्डिनेट करते हैं उनसे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर भी। अब रहा सवाल दूसरी जगह पर, तो दूसरी जगह तो दूसरी पार्टी के बेचारे वो, और इतनी मोहब्बत मुझसे उनको है
कि मौका ही नहीं छोड़ते निशाने पे लेने का। हाँ, मेरे से मोहब्बत का इजहार करने में, तो अब उसमें क्या करेंगे हम? सर महाराष्ट्र के इस नगर निगम के चुनाव में क्या तुम्हारा एजेंडा रहेगा, क्या तुम्हारा मैं बोल दिया, मैं ये आज तक के धनंजय है। आने से पहले बोल दिया। मोहन भागवत ने कहा है कि कब बोले? लॉकडाउन को रोकने के लिए हाँ, मोहन भागवत जी ने कहा है कब बोले? कल क्या बोले? लव-जिहाद को रोकने के लिए परिवारों में मजबूत और नियमित संवाद जरूरी है। आपका क्या कहना है? परिवारों में नियमित संवाद जरूरी है। क्या नहीं? लव जिहाद को रोकने के लिए हिंदू परिवारों में नियमित संवाद जरूरी है। आपस में बातचीत, ताल्लुकात जो है पेरेंट्स और बच्चों का टॉक जरूरी है। कम्युनिकेशन जरूरी। लव-जिहाद रोकने के लिए ये इलेक्शन आकर हिंदू मुस्लिम की बातें शुरू होगी साहब। नहीं, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ये क्या उनका बोलना क्या है कि बाप बेटे में बातचीत नहीं? कम्युनिकेशन में गैप है, कम्युनिकेशन इसलिए में मुस्लिम आपस बच्चे में तालमेल ना हो, हिंदू लड़कियों को, बातचीत उसका ना मतलब हो, ये निकलता है कि मुस्लिम बच्चे इसलिए कम्युनिकेशन हिंदू ना लड़कियों हो। को पटा लेते हैं क्योंकि आपस में हिंदू माँ बाप और बच्चों का टॉक नहीं है उनका। नहीं, हम बोल रहे ना, कोई रिकॉर्ड तो पेश करो आप, जी कोई ऐसा हो रहा है बोल के। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे, तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का तो रिकॉर्ड दो ना, तुम चलो आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो लव जिहाद का, कि भाई ये लव जिहाद हुआ, बताओ। और तीसरी बात है, लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भागवत। व्हाट इज लव जिहाद? आप पार्लियामेंट में तो बोलना नहीं चाहते उसको, आप डिफाइन कर दो। अब जब डिफाइन करेंगे तो फिर बीजेपी में ऐसे कई नेता है जो ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस करे, उनको क्या बोलेंगे फिर आप? मैं उनके प्राइवेट लाइफ पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट उनको क्या बोलेंगे आप? ये गैर जरूरी के इस देश के नौजवान बच्चों को, युवा पीढ़ी को नौकरी की जरूरत है, आप इधर लिख जा रहे हो उनको। एक खामखा जिसपे कुछ है ही नहीं, कुछ भी मुद्दा ही नहीं है, वो आप उस पर नहीं उठा रहे। हाँ, चाइना बोल रहा है कि हम जंग रुकाए, आप उस पर कुछ नहीं बोलते। लद्दाख में, गलवान में, डेमचौक में आज भी हम जब बात कर रहे हैं, चाइना कब्जा करके बैठा है। हम कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हमारी भारत की सेना नहीं जा सकती, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। हमारे एतराफ में सब हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके बात क्यों नहीं करते आप? अंदरूनी पॉलिटिक्स में ही मशगूल है ये सरकार। नहीं, ये देश के जो है मुद्दे हैं, अब उस पर हम तो बोल रहे हैं ना, लव जिहाद का तो डेटा तो दो आप पहले डिफाइन कर दो उसको, डिफाइन कर दो क्या है, और डेटा दो, आप बताइए हमको, देश को बता दो, चलो पार्लियामेंट में बता दो, या पार्लियामेंट में डिबेट करा दो, हम बोलेंगे फिर। वैसे साहब मेरा एक आखिरी प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको डिप्लोमेटिक प्रतिनिधिमंडल में विश्व के कई देशों में भेजा गया था, अब उस चीज को लगभग 1 साल पूरा हो गया है, आप उस अपने फैसले को आज भी सही मानते हो? बिल्कुल सही है। मैं क्या नरेंद्र मोदी आप का गए थे नहीं, सुनिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री या उनकी सरकार का नुमाइंदा नहीं बन के गया था, मैं देश का नुमाइंदा बन के गया था। और ये बार बार मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे से सवाल करते, मगर वो ये आप सवाल करते हैं, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मैं भी मोहब्बत करती हूँ। नहीं, आपकी मोहब्बत जेन्यून है। तो दूसरे जो है वो इस डेलीगेशन में तो सुप्रिया सूले गए, कनीमोजी गए, कांग्रेस के हमारे मनीष तिवारी साहब गए, शशि थरूर साहब गए। तो ये एक मुसलमान से ही पूछना क्या मतलब है भैया? वो आपने आपको उत्तर दे दिया अपनी बात का। नहीं, तो ये सवाल ये है ना कि हम मानते कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही भारत में, हम मानते इस बात को, तो इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए? मैं तो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का भी कंडेम करा कि आप कैसा इतना बड़ा ये सब एक्सप्लोजिव आप जमा किए, उसमें मरने वाले मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। वहां पर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ चांदनी चौक में, तो कोई भी मुसलमान आप पूछ लेंगे भाई पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है पड़ोसी हमारा, और कितना ही से हमारे को।
ना वहाँ हमको लेना ना देना उनसे, ना अफगानिस्तान से हमको लेना देना, हमको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो इस्लाम की दो बड़ी मुकद्दस जगहें हैं। हम इसीलिए वहां पे जाते हैं। हमारे को तो मुल्क से मतलब है हमारे, हमको क्या ये गल्फ कंट्री से कुछ है, हम जाके काम करते, भारत को फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते। हमारे को अमेरिका से क्या लेना है, हम भारत से मतलब और हम हमेशा और भारत के ही रहेंगे। 1947 में हमारे बुजुर्गों ने एक सही फैसला लिया। हम तो पाकिस्तान मुल्क के बंटवारे के खिलाफ थे। हम लोग ये बताते नहीं, कांग्रेस और संघ परिवार के लोग कि यानी कितने बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं की दाढ़ियां काट लिए थे मुस्लिम लीग के लोग, उनकी दाढ़ी काट दिए थे पकड़ के। उस वक्त जमीयत उलमा के जो लोग थे, जो कंपोजिट कल्चर की बात करते थे, टू नेशन की नहीं बात करते, उनकी दाढ़ियां काट दिए। एक मुसलमान के लिए दाढ़ी उसके लिए बड़ी अहम चीज होती है, उसकी पहचान होती है, उसके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा की निशानी होती है। दाढ़ियां काट दी उन लोगों के, मारे उन लोगों को, पीटते थे। तो हमको मतलब ही नहीं है कोई, हमको भारत से मतलब रहा, भारत से मतलब रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बंटवारे को लेकर महात्मा गांधी जी को भी जिम्मेदार समझते हैं आप? अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब जो उन्होंने लिखे, उन्होंने बोले कि मेरे मरने के बाद इतने साल के बाद उसको छापना, उसको जाके पढ़ो आप। मौलाना आजाद लिखे उसमें कि मैं गांधी जी से जाके मिला, मैं नेहरू से जाके मिला, मैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मिला कि भाई इस मुल्क का बंटवारा होने मत दीजिए। माने मौलाना के आप कलम जो लिखे आप पढ़े, तो आपको पंखा बंद कर दो, आप जज्बात में आ जाना। वो लिखे मौलाना लिखे। मैं आज भी बोल रहा हूँ, आप लोग किताब पढ़ो, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन। एक शमसुल इस्लाम साहब प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पूरी तारीख लिखे। आप वो लिखो, देखिए कि हमारे जो जमीयत उलमा के जिम्मेदार थे, उन्होंने किताब लिखे कंपोजिट कल्चर क्या होता। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, किताब पढ़ो आप। अब और क्या, हम उसके बावजूद भी आप हमको, अरे जो देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिए, जो कुछ नहीं करे, आज आके हमको बोल रहे, हमारे को आईना दिखा रहे। अरे तुम आईना में अपनी सूरत देख लो, आईना टूट जाएगा तुम्हारी बदसूरती की वजह से। इतने खुले विचार आपको सियासत में तकलीफ नहीं देते? क्या तकलीफ देते हैं? ये जो आप इतने खुले क्या मैं विचार क्या बोल रहा हूँ? सियासत में हमने ये देखा है कि हिंदू हिंदू के साथ खड़ा होता है, मुसलमान मुसलमान के साथ खड़ा होता है सार्वजनिक रूप में। कांग्रेस ने कई बम ब्लास्ट के बाद भी कंटेम्प्ट कभी नहीं की, क्या नहीं किया, मतलब विरोध या निषेध कभी नहीं की। जाहिर रूप से उसके बड़े नेता बचते हुए आए हैं। अब आप देखो मालेगांव, चलो मालेगांव में जाके पूछो, ट्रेन ब्लास्ट में जो 8-9 साल बच्चों के खराब हो गए, कौन जिम्मेदार है उसका? कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। अब देखो ट्रेन ब्लास्ट के उनकी आप कहानी सुनो। मैं तो मिला उनको हैदराबाद में, 6-7 लोग आए थे। 15 मिनट के बाद मैं बोला भाई बस कर दो, अब मैं और नहीं सुन सकता जो आपके जो गुजरा में। तो ये सब हो रहा है ना। तो अगर कोई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा तो फिर हम उसका तो आपके पास मेरे पास इलाज नहीं है। अमरावती के जेल से छूटे थे। हाँ, अमरावती के मालूम मेरे को क्या क्या उनपे हुआ, कैसे कैसे उनके यानी क्या क्या तकालीफ से गुजरे, वो बहुत हुआ ना। तो वो सब चीजें हैं। ये आखिरी, ये आपके पिछले कारपोरेटर 11 थे, 11 कारपोरेटर में आपको क्या उम्मीद है कि ज्यादा आएगी कि कम होंगे? मैं शाम तक जिंदा रहता हूँ लिखते हुए। कोशिश करना अपने हाथ में। वंचित से क्यों नहीं आघाड़ी हुई? जनता वोट डालेंगी, हमको यकीन है कि उससे ज्यादा जीत के आएंगे। वंचित से आघाड़ी में अपने एक मेंबर वंचित से आघाड़ी करने के बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा चुन के आया। हाँ तो नहीं, मैं कल भी आज भी बड़ा साहब की बड़ी इज्जत करता था और करता रहूंगा जी। अब ये क्यों नहीं हुआ वो बेहतर जानते, मगर मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था और करता रहूंगा। बल्कि उनकी मिसेस की भी बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनके साथ रहा हूं, मैं उनके साथ जनसभाओं में गया हूं। आप बताइए क्यों नहीं हुआ? अब नहीं हुआ।